हेलो स्टूडेंट्स, यूनी रैंकर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि क्लास 12th के 75% मार्क्स को गोली मार दी गई है, मतलब उसे हटा दिया गया है। अभी क्लास 12th के अंदर आपको 75% मार्क्स वो नहीं चाहिए, सिर्फ एंड ओनली आपको क्लास 12th के अंदर पास होना है। अगर आप क्लास 12th के अंदर पास हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप NIT, IIIT, GFTI या फिर IITs के अंदर एडमिशन से वो ले सकते हो। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे का और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह वो निकल के आती है। तो उन सभी के बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने और जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यही आती है कि अगर 75% मार्क्स के क्राइटेरिया को अगर NIT, IIIT और GFTI के लिए हटा दिया गया है, तो क्या 75% मार्क्स अगर नहीं चाहिए तो कट ऑफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा? अरे भाई, ओबियसली पड़ेगा इस चीज़ में फ़र्क। तो इसके पीछे का लॉजिक है वो समझाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी क्या बन गया है, तो वो भी सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आप सभी को बता देता हूं। जो ये 75% जो इस बार हटाया गया है ना, वो सिर्फ ओनली ऑन 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए हटाया गया है। ठीक है, ये बात आप सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जान लीजिए। सिर्फ 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया है ये। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने मतलब रीअटेम्प्ट किया है या फिर उन्होंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं दोबारा से, जिनके पिछले एग्ज़ाम्स में री आ गई थी, या फिर उन्होंने इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम्स दिया था, अगर उनका एग्ज़ाम्स पेंडिंग में रह गया, जो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया है, तब तो शायद उनके लिए एलिजिबल हो सकता है। अदरवाइज उनके लिए ये चीज़ एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि अगर 75% क्राइटेरिया को हटाया गया है तो कट ऑफ पे तो ओबियसली फ़र्क है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसका सीधा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि क्लास 12th के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब वो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन पे थोड़ा प्रेशर आता है, तो क्या करते हैं कि वो जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और एक अच्छे लेवल पे अपने जेईई मेंस की रैंक वो लेके आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 75% क्राइटेरिया की वजह से, अच्छी रैंक की वजह से, ठीक है, जो गुड रैंक की वजह से गुड रैंक की वजह से क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, उनका एडमिशन से वो नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार क्या है कि उन 75% क्राइटेरिया तो है नहीं। अब उस स्टूडेंट्स की गुड रैंक है तो वो इस बार कंपटीशन में आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो पहले कंपटीशन में नहीं आ पा रहे थे, अभी वो स्टूडेंट्स सारे कंपटीशन में आएंगे, तो ओबियसली कट ऑफ पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस बार हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ का लेवल वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। मतलब आपको अभी और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्जाम्स दिया है, ओबियसली उन स्टूडेंट्स को तो पहले ये लग रहा था कि भी हमारे लिए ये सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, जो हमने स्कोर कर लिया है, या फिर किसी स्टूडेंट्स ने 100% किया है, या फिर किसी ने 99% स्कोर किया है, तो वो स्टूडेंट सोच रहे थे कि अभी हमारे लिए हाई है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो अप्रैल वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी +2 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अब हम थोड़ा आगे निकल सकते हैं। तो वो भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 100% स्कोर करेंगे और आपके बराबर का कॉम्पिटिशन है वो आपको देंगे। अगर चाहे उनके 75% क्लास 12th के अंदर मार्क्स आए हो फिर ना आए हो। तो एक बार ये भी होती है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात घर गल जाती है कि उनके 75% मार्क्स तो आए नहीं, अब वो जेईई मेंस के अंदर अच्छी रैंक लेके आने का क्या फ़ायदा। लेकिन अब उनको मौका मिल गया है कि 75% तो है नहीं, तो अब हम अच्छा स्कोर है वो करेंगे जेईई मेंस में, और हमें हमारा करियर भी ब्राइट करना है। चाहे हमने हमारे जो पीछे है, जो हमने जो भी किया हो, ठीक है, उसके अंदर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो ओबियसली वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फुल टू मेहनत करेंगे और आपको भी कंपटीशन वो देंगे। तो अब सीधी सी बात है कि जो स्टूडेंट्स 2019, ठीक है, जो स्टूडेंट्स 2019 और 2018 वाले स्टूडेंट्स हैं, और उनको 2020 वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, तभी वो 2020 वाले स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि वो 2020 वाले स्टूडेंट्स ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो 75% जिनके नहीं स्कोर हुए और उनकी रैंक वो अच्छी आई है। अगर उन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी आई है तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको ऐसा नहीं करने देना है, आपको और भी पढ़ना है, और 2020 वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन
करनी है उनके लिए ये अच्छा मौका है, ठीक है। अब यहाँ तक एक बात और आप सभी से मेरे से डाउट्स कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि सर अगर कोई स्टूडेंट्स ड्रॉपर है, ठीक है, 2020 का कोई स्टूडेंट्स है वो ड्रॉपर है तो वो क्या करे, मतलब उसके लिए भी ये चीज़ एलिजिबल होगी। मैं भी इसके बारे में कोई भी कमेंट वो नहीं कहूँगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सब आई नहीं है। अगर ये इस साल लग रहा है तो अगली साल भी ओबियसली लगेगा, क्योंकि उसके मार्क्स तो बदलने से रहे, ठीक है, ठीक है, ये बात तो फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अभी आपको एडमिशन चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ NIT, ठीक है, IIIT और GFTIs के लिए आपको सिर्फ जे मीन्स के अंदर एक अच्छा स्कोर है वो करना पड़ेगा। अगर जे मीन्स के अंदर आपकी टॉप रैंक्स आती है तो आप अपनी मनपसंद की NIT, IIIT या फिर GFTIs है वो ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये 3 इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सिर्फ जे मीन्स के बेस पे। अगर आपको IIT चाहिए, ठीक है, अगर आपको IIT चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले जे मीन्स, ठीक है, फिर आपको जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस के अंदर इन दोनों के अंदर आपको अगर अच्छे स्कोर आते हैं तभी आप IITs के लिए जा सकते हो, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपके IITs के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप IIT के लिए जाना चाहते हो तो आपको पहले जे मीन्स फिर जे एडवांस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और जे एडवांस के अंदर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है। जे मीन्स के अंदर कोई डिपेंड नहीं करती। अगर आपको सिर्फ ओनली आपको IITs के लिए जाना है तो जे मीन्स की रैंक आपके मायने नहीं रखती, आपको सिर्फ जो जे एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आना है, ठीक है, जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आना है। बाकी जे एडवांस के अंदर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आप IITs के लिए एलिजिबल है वो हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे इस बात के लिए। अगर जो स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मैं जे मीन्स और जे एडवांस दोनों में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ और मुझे NIT और फिर IITs के अंदर कोई अच्छी चाहिए, तो आपको दोनों के अंदर एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको IITs नहीं मिल रही है तो आप कम से कम NIT तो ले सकते हो, ठीक है, एक अच्छे रैंक की बेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इससे रिगार्डिंग अगर आपका कुछ और डाउट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि कितनी कट ऑफ पे, कितनी रैंक पे ये चीज़ें मिलती है, तो इसके बारे में अभी हम बातें नहीं करेंगे। एक बात और बताता हूँ, जे एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बढ़ने वाला है, ओबियसली इसके लिए भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ नहीं रहे जे एडवांस के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। अगर आप जे एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपका जे मीन्स के स्कोर के बेस पे होता है। अगर आप जे मीन्स का स्कोर होता है ना आपका, उसके बेस पे आपको जे एडवांस के लिए एलिजिबल किया जाता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट्स जे एडवांस का एग्जाम देते हैं, फिर उनकी रैंक आती है, ठीक है। जे मीन्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स जे एडवांस के लिए नहीं जा सकते, उनकी एक लिमिट है, मैं फिलहाल भूल गया हूँ, फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जे एडवांस के लिए एक एलिजिबिलिटी मतलब एक क्राइटेरिया है, उतने स्टूडेंट्स ये लेते हैं जे एडवांस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस बार भी इसका जो स्कोर है वो बढ़ सकता है। पिछली बार 89 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को जे एडवांस के लिए एलिजिबल किया गया था, सिर्फ जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, और OBC वगैरह के लिए थोड़ी कम रैंक है, आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर कोई जे मीन्स का जो स्टूडेंट्स है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, उसके अगर 89 परसेंटाइल अगर नहीं आते हैं तो वो जे एडवांस के लिए नहीं जा सकता था, ठीक है। लेकिन अगर आपके 89 से ऊपर है तो आप जे एडवांस के लिए जा सकते हो। आप समझ गए होंगे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। 75% वाला क्राइटेरिया सिर्फ आपका एडमिशन्स के लिए होता है, ठीक है, वो एग्जाम्स के लिए नहीं होता। एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ इनके बेस पे जाना होता है। जे मीन्स का एग्जाम आप नॉर्मल दे सकते हो, लेकिन जे एडवांस के लिए आपको जे मीन्स के अंदर एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जे एडवांस के अंदर जा सकते हो, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है कि आपको कौन सी बात है वो नहीं समझ में आई है। और आई थिंक वीडियो बहुत अच्छी बनी है, मैंने आपको सारी बातें अच्छे से समझाई है। तो यार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। और मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो पे मेरे 1000 लाइक्स है वो आ जाए, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं जाता आपका, सिर्फ लाइक करना है आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।